आज हम याददाश्त की कह सकते हैं उसकी हदों को टटोल रहे हैं। क्या हमारी यादें सिर्फ वही हैं जो हमने इस ज़िंदगी में जिया है, या ये जन्मों के पार भी जा सकती हैं? एक ऐसी ही हैरान करने वाली कहानी हमें मिलती है डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में। ये कहानी एक जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर वाइस की है, जिनका विज्ञान और तर्क में मतलब एक अटूट विश्वास था। और उनकी एक मरीज कैथरीन, जो सालों से भयानक सपनों और एंग्जाइटी अटैक से जूझ रही थी। जब पारंपरिक इलाज मतलब पूरी तरह फेल हो गया, तो डॉक्टर वाइस ने हिप्नोसिस का सहारा लिया। और जो कुछ सामने आया उसने न सिर्फ कैथरीन की जिंदगी बदली, बल्कि विज्ञान की चौखट पर खड़े एक डॉक्टर के पूरे विश्व दृष्टिकोण को हिलाकर रख दिया। आज हम कैथरीन के एक ऐसे ही हिप्नोसिस सेशन पे गहराई से बात करेंगे जो अपने आप में एक पूरी यात्रा है। ये सेशन इसलिए खास है क्योंकि इसमें 3 बिल्कुल अलग-अलग परतें खुलती हैं। पहली परत है एक प्राचीन जीवन की याद, दूसरी है एक रहस्यमयी आध्यात्मिक संदेश, और तीसरी परत है एक और जिंदगी का दर्दनाक अनुभव जिसकी गूंज कैथरीन के आज को परेशान कर रही थी। तो चलिए सीधे उस सेशन में चलते हैं। कैथरीन हिप्नोसिस की गहरी अवस्था में है। डॉक्टर वाइस उससे पूछते हैं कि उसे क्या दिख रहा है। कैथरीन सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? उसकी यादें उसे किस जमाने में ले जाती हैं? वो एक बहुत ही पुरानी और धूल भरी जगह पे पहुंचती है। वो बताती है कि उसे नक्काशी दिख रही है, मिट्टी के लाल बर्तन दिख रहे हैं। वो खुद को एक भूरे रंग की पत्थर की इमारत में काम करते हुए देखती है। उसने एक लंबा लाल कपड़ा लपेटा हुआ है और पैरों में अजीब सी सैंडल हैं। वो एक चरवाहे जैसी दिखने वाली मूर्ति गढ़ रही है, लेकिन जिस पत्थर पर वो काम कर रही है वो बहुत भुरभुरा है, बार बार टूट जाता है। मतलब वो एक कलाकार है, एक मूर्तिकार, लेकिन क्या वो इस काम में माहिर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब डॉक्टर वाइस ये पूछते हैं तो वो कहती हैं, नहीं, ज्यादा नहीं, मैं भी सीख रही हूँ। ये छोटी सी बात बहुत अहम है। ये दिखाती है कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रही, बल्कि उस जीवन के अनुभव को, उस अनाड़ीपन को सच में महसूस कर रही है। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं, उस जिंदगी की भागीदार है। और उस जगह का माहौल कैसा है? क्या वहाँ कोई खास भावना महसूस हो रही है? हाँ, और वो भावना है डर। गहरा, हर तरफ फैला हुआ डर। डर? हाँ, कैथरीन बताती है कि ये मूर्तियां धार्मिक हैं। बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे रक्षक हैं, लेकिन लोग उन रक्षकों से भी डरे हुए हैं। वहाँ एक भयानक बीमारी फैली है जिससे लोग मर रहे हैं, और आम धारणा यह है कि देवताओं का गुस्सा उन पर टूटा है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अमीरों के बनाए कानून तोड़े हैं। ये तो अंधविश्वास और डर पर चलने वाला समाज लगता है। बिल्कुल। और ये डर का पैटर्न बहुत जरूरी है। हम देखेंगे कि यही डर एक अलग रूप में कैथरीन की दूसरी जिंदगी में भी दिखता है, और आखिरकार उसकी आज की एंग्जाइटी की जड़ बनता है। उस जमाने में लोग खुद को बचाने के लिए तावीज पहनते थे। और वो देवता कैसे दिखते थे? क्या वो उनके बारे में कुछ बता पाई? जब डॉक्टर वाइस पूछते हैं तो कैथरीन उनके नाम नहीं जानती है। वो सिर्फ उनके रूप बता पाती है। एक का शरीर इंसान का और सिर जानवर का है। एक सूरज जैसा दिखता है और एक काले पक्षी जैसा। और फिर यहीं से कुछ ऐसा होता है जो इस सेशन को एक थेरेपी से निकालकर किसी आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। कैथरीन एक मंदिर का दृश्य देखती है जहां पुजारी एक मेमने की बलि दे रहे हैं, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। हाँ, वो अचानक चुप हो जाती है। कुछ देर की खामोशी के बाद जब वो दोबारा बोलना शुरू करती है तो उसकी आवाज बिल्कुल अलग होती है। गहरी, शांत और अधिकारपूर्ण। अब ये कैथरीन नहीं बोल रही थी। किताब में बताया गया है कि ये एक मास्टर की आवाज थी जो उसके जरिए बात कर रही थी। तो ये तो सुनने में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक हिप्नोसिस सेशन के बीच में ऐसी घटना, हाँ, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन ये मास्टर कौन है और ये अवस्था क्या है? इसी को किताब में सुपर कॉन्शियस स्टेट या जीवनों के बीच का स्थान कहा गया है। देखिए, मनोविज्ञान में हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, जो हमारी दबी हुई यादों और भावनाओं का घर है। लेकिन ये सुपर कॉन्शियस स्टेट, ये उससे भी आगे की बात है। ये किसी एक व्यक्ति की यादों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक ज्ञान, एक यूनिवर्सल नॉलेज के स्रोत जैसा है, जहां से आत्माओं और जीवन के बड़े रहस्यों की जानकारी मिलती है। तो इस स्रोत से, इस मास्टर की आवाज से क्या जानकारी मिली? ये संदेश किसके लिए था? संदेश बहुत गहरा था। उस आवाज ने बताया कि कुछ आत्माओं को भौतिक दुनिया में मौजूद लोगों के सामने प्रकट होने की अनुमति मिलती है, लेकिन सिर्फ तब जब उनका कोई अधूरा वादा या काम रह गया हो।
ये आत्माएं अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके या तो खुद को दिखा सकती हैं या दूर से चीजों को हिला सकती हैं। अच्छा। और जिनकी मौत अचानक हो जाती है वे भी इस अवस्था में पहुंच सकते हैं ताकि वे अपने प्रियजनों को देख सकें। तो ये संदेश सिर्फ कैथरीन के लिए नहीं था, ये तो जिंदगी, मौत और आत्मा के बारे में एक बड़ा फलसफा था जो अचानक इस थेरेपी सेशन के बीच में आ गया। सही कहा। ये कैथरीन के व्यक्तिगत अनुभव से बहुत बड़ा था। और डॉक्टर वाइस, वो तो खुद एक वैज्ञानिक थे ना, जाहिर है वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने तुरंत सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्होंने पूछा, लोग ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? जवाब मिला, रोशनी के माध्यम से, गहरी आराम की अवस्था में। जब आप सोते हैं तो आप फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं। और उन्होंने कैथरीन के बारे में भी पूछा होगा। हाँ, उन्होंने पूछा कि कैथरीन ने कितनी बार जन्म लिया है। जवाब आया 86 बार, 86 टाइम्स। और जब पूछा गया कि क्या उसे ये सब याद है, तो आवाज ने कहा, मुझे याद आएगा जब मुझे याद करना जरूरी होगा। और इन जन्मों का मकसद सभी वादों और कर्जों को पूरा करना ताकि आत्मा का विकास हो सके। एक तरफ इतना गहरा आध्यात्मिक ज्ञान, और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के कैथरीन एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाती है। हाँ, और ये दुनिया उतनी ही हिंसक और दर्द भरी है जितनी पिछली दुनिया डरावनी थी। जैसे ही मास्टर की आवाज शांत होती है, कैथरीन खुद को समुद्र के किनारे एक सफेद घर में पाती है जिसके ऊपर एक टावर है। और टावर में पीतल की एक दूरबीन रखी है जिससे आने जाने वाले व्यापारी जहाजों पर नजर रखी जाती है। और इस बार वो कौन है? इस बार वो एक पुरुष है। वो खुद को सफेद शर्ट और भूरे रंग की छोटी पैंट में देखती है। वो बताती है कि उसका नाम क्रिश्चियन है और वो बाद में एक नाविक बनता है। और ये कहते ही अचानक वो दर्द से चीख पड़ती है, मैं घायल हूं, मेरा हाथ घायल हो गया है। वो एक समुद्री लड़ाई के बीच पहुंच जाती है। उसे बारूद की तेज गंध महसूस होती है। जहाज के पाल फट चुके हैं, लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं, चारों तरफ लोग मर रहे हैं। ये लड़ाई साउथ वेल्स का तट पर हो रही थी और हमलावर स्पेनिश जहाज थे। और ये कोई रैंडम याद नहीं थी। ये वही जीवन था जिसे वो पहले के सेशंस में भी देख चुकी थी। इसका बार बार आना ही इस बात का संकेत था कि इस जीवन का ट्रॉमा कैथरीन की आज की एंजाइटी का आईना था। अच्छा। उस लड़ाई की बेबसी, अचानक हुआ हमला और दर्द, ये वही भावनाएं थी जो उसे एंजाइटी अटैक में महसूस होती थी। जब तक वो उस पुराने दर्द को फिर से जीकर उसे रिलीज नहीं करती, वो आजाद नहीं हो सकती थी। और इस बार भी अनुभव बहुत असली लगता है ना? बारूद की गंध का जिक्र है। सिर्फ गंध ही नहीं, स्वाद भी। लड़ाई के बाद वो बंदरगाह के एक शहर का वर्णन करता है। वहां मोमबत्तियां बनाने वाली दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं जहां इतिहास और नक्शों की किताबें मिलती हैं। और वो कहता है, मुझे ये बहुत पसंद है। फिर वो एक सराय का जिक्र करता है जहां मटन और रोटी के साथ गहरी कड़वी बियर परोसी जाती है। और वो कहता है, मैं इसका स्वाद ले सकता हूँ। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये उसे फिर से जीना है। ये अविश्वसनीय है। और फिर डॉक्टर वाइस एक प्रयोग करते हैं ना, वे सीधे उस किरदार से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये पल बहुत अहम है। डॉक्टर वाइस उसे पुकारते हैं, क्रिश्चियन। हाँ। और वो फौरन जवाब देती है, हाँ, क्या चाहते हो? सोचिए जरा, एक डॉक्टर के लिए कितना बड़ा सबूत रहा होगा। वो बताता है कि उसकी एक बहन मैरी है, बाद में उसकी शादी होती है और उसका बेटा भी एक नाविक बनता है। अच्छा। वो एक अंगूठी का भी जिक्र करता है जो एक हाथ के आकार की है। हाँ। जिसने कुछ पकड़ रखा है। हर डिटेल उसकी याद में जिंदा है। और इस सेशन का अंत कैसे होता है? अंत भी उतना ही वास्तविक है। क्रिश्चियन बताता है कि जहाज पर उन्हें खराब खाना खाना पड़ता था, नमक में रखा हुआ सुअर का मांस। और जैसे ही वो ये याद करता है, कैथरीन को असल में उबकाई आने लगती है। उसका शरीर उस अनुभव पर प्रतिक्रिया करता है। वो पूरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए डॉक्टर वाइस उसे धीरे धीरे ट्रांस से बाहर ले आते हैं। तो एक ही सेशन में ये सफर देखिए, डर में जीने वाले एक प्राचीन मूर्तिकार से लेकर मास्टर्स के आध्यात्मिक संदेशों तक, और फिर साउथ वेल्स के एक नाविक के जीवन की नाटकीय और दर्दनाक घटनाओं तक। यार, ये दिमाग को चकरा देने वाला है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये थेरेपी काम कर रही थी। किताब में डॉक्टर वाइस लिखते हैं कि इन पिछले जन्मों के ट्रॉमा को फिर से याद करने और उन्हें पूरी तरह से अनुभव करने से ही कैथरीन को उसके वर्तमान जीवन के डर और दुष्स्वप्नों से मुक्ति मिल रही थी। मतलब हर सेशन के बाद उसके लक्षण कम होते जा रहे थे। हाँ, चमत्कारिक रूप से। तो ये सब हमें याददाश्त के बारे में क्या बताता है? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग में बंद एक बायोलॉजिकल रिकॉर्डिंग है या कुछ और? यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि स्मृति या याददाश्त आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ हमारा व्यक्तिगत इतिहास है जो हमने इस एक जीवन में अनुभव किया, या ये उससे कहीं ज्यादा विशाल और गहरा हो सकता है, कुछ ऐसा जो एक ही जीवन काल से परे आत्मा के साथ सफर करता हो? और उस जानकारी का हम क्या करें जो मरीज के अपने निजी अनुभव से परे से आती हुई लगती है? जैसे कि मास्टर्स के संदेश? बिल्कुल। ये वो सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ एक केस स्टडी से कहीं ज्यादा बना देता है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है, और ये सोचने के लिए एक नई जमीन देता है कि हम असल में कौन हैं।